हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 28 नवंबर को 2022 को पूछा हुआ था। इसके पिछले वीडियोज में हमने 29 नवंबर 2022 में पूछे हुए 80 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं साइंस के, और इस वीडियो में हम 29 नवंबर 2022 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। पिछले दो वीडियोज में हमने इसके भी काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। देखिए, आप एक बात नोट करना, आप थंबनेल पे देखना, यहाँ पे मैं डेट भी मेंशन कर देती हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब आप ऊपर से देख के समझ सकते हैं वो कौन से ईयर में पूछा गया है, कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, या मतलब थंबनेल से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसके पिछले पार्ट में हमने दो पार्ट जो है 1 और 2 दो वीडियोज में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और ये है हमारा पार्ट 3 जहाँ पे हम बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कल की वीडियो में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप में क्या डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अगर बात करें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अ प्लांट सेल इज लाइकली टू स्वेल अप ऑन पुटिंग इट इन अ सोल्यूशन विच इज। यहाँ पे बोला जा रहा है एक प्लांट सेल है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बीकर में क्या भरा है, सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या है, एक सेल है, कोई सा भी मान लीजिए एक सेल है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो सेल है, जब हम उसको इस सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है। तो हमें ये बताना है ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, या फिर सैचुरेटेड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, तो इस सेल के अराउंड ये जो सराउंडिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम। ये जो मीडियम है यहाँ पे क्या होगा, लेस सोल्यूट होगा। क्या होगा, लेस सोल्यूट। जब मीडियम में लेस सोल्यूट हो और सेल में मोर सोल्यूट हो, अगर मान लीजिए इस मीडियम में लेस सोल्यूट है, यानी यहाँ पे जो वाटर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें लेस सोल्यूट जो है घुले हुए हैं, तो वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेल में सोल्यूट ज़्यादा है, यानी पानी की मात्रा क्या है, कम है। तो वाटर हमेशा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी ज़्यादा, जिधर ज़्यादा अमाउंट है उधर से लो अमाउंट की तरफ जाता है। तो अगर हमारे इस मीडियम में लेस सोल्यूट है, पानी ज़्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पे पानी कम है। पानी कहाँ कम है, प्लांट सेल के अंदर, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, अंदर, और इस वजह से हमारा जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे मीडियम में लेस सोल्यूट होते हैं। तो राइट आंसर तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, जब मीडियम और सेल दोनों के कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वहाँ पे सोल्यूट और वाटर अमाउंट सब कुछ क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जब कम ज्यादा ही नहीं है तो वो किधर से किधर मूव करेगा, दोनों ही क्या है, इक्वल है, वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। अगर बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम में मोर सोल्यूट होंगे और पानी का अमाउंट कम होगा, और जो सेल होगा उसमें लेस सोल्यूट होंगे और पानी का अमाउंट ज्यादा होगा। तो सेल से क्या करेंगे, जो पानी होगा वो मीडियम में आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर बात करें सैचुरेटेड की, तो ये भी जो है आइसोटोनिक के जैसा ही है, मतलब वो सैचुरेट है एकदम, वहां भी कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है, द मेन रीजन फॉर वायरस नॉट शोइंग एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी इज अब्सेंस ऑफ। यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे जो वायरस होता है, हम बोलते हैं वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, लिंक होती है। तो बोला जा रहा है कि जो वायरस होता है वो तब तक कोई लाइफ शो नहीं करता। मतलब वायरस क्या है, एक हिसाब से देखा जाए वो कहीं भी पड़ा हो तो वो नॉन लिविंग है, तो वही बोला जा रहा है वो कोई भी लाइफ शो नहीं करता जब तक वो एक लिविंग बॉडी के अंदर में ना जाए। तो उसमें ऐसा क्या होता है, मतलब क्या अब्सेंस होता है, क्या अब्सेंट होता है। क्या बोला, मेन रीजन फॉर वायरसेस नॉट शोइंग एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर अ लिविंग बॉडी इज अब्सेंस ऑफ। क्या चीज उसमें अब्सेंट होता है जिसके वजह से वायरस जो है वो लाइफ शो नहीं करता। ऑप्शन है हमारा प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लिक एसिड
ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या फिर म्यूटेशन। तो जो वायरस होता है वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर भी होता है, म्यूटेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट। क्या एब्सेंट होता है? प्रोटोप्लास्ट। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, इसके पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था, जहाँ पे बोला था कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे हमने आपको बताया जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो आखिर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मान लीजिए ये एक सेल है, कोई सा भी सेल है, चाहे वो प्लांट सेल या एनिमल सेल। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा? यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होगा। तो इसी को मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलीज, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं? इस सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये होता है हमारा प्रोटोप्लास्ट। तो क्या वायरस में न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म ये सारी चीजें होती हैं? तो नहीं होती, यानी यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। इस वजह से ये कोई भी लाइफ शो नहीं करता। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प इन वेस्ट डिस्पोजल इन अ एनिमल सेल। मतलब कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी है जो कि वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करती है एनिमल सेल में? वैक्यूल है, लाइसोसोम्स है, प्लास्टिड है, या फिर गोल्गी बॉडी है। तो देखिए यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, गोल्गी बॉडी नहीं होगा। सीधा सा यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। अब यहाँ पे रीजन समझते हैं क्यों। देखो जो लाइसोसोम होता है उसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो यहाँ पे लाइसोसोम होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन मटेरियल, यानी चाहे वो कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया या कुछ कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी के अंदर में जाता है तो उसमें इतने सारे एंजाइम होते हैं, वो उस पर अटैक करके उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी हम कह सकते हैं लाइसोसोम डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल। यानी ये क्या कर रहा है? जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उनका डिस्पोजल कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है। तो इस वजह से जो हमारा लाइसोसोम होता है वो वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? लाइसोसोम। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। विच टाइप ऑफ इपीथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन। किस मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन होता है वहां पे किस प्रकार का इपीथेलियल टिश्यू पाया जाता है? इपीथेलियल टिश्यू पाया जाता है। देखिए जो टिश्यू, जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे टिश्यू जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो उसमें से एक होता है हमारा इपीथेलियल टिश्यू। जो इपीथेलियल टिश्यू होता है इसके भी कई टाइप होते हैं, जिसमें से एक होता है स्क्वैमस इपीथेलियल टिश्यू, एक होता है क्यूबॉइडल इपीथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल इपीथेलियल टिश्यू, और एक होता है हमारा कोल्यूमिनार। क्या होता है? कोल्यूमिनार इपीथेलियल टिश्यू। जो देखिए यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनते हैं ना, एग्जाम्पल से बनते हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है। जो स्क्वैमस इपीथेलियल टिश्यू होता है वो पाया जाता है ब्लड वेसल्स में। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पूछा है, अगर बाय द वे कभी आपसे पूछ लेता है ब्लड वेसल्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? स्क्वैमस इपीथेलियल टिश्यू। अगर बात करें क्यूबॉइडल टिश्यू की तो ये पाया जाता है डक्ट सिस्टम ऑफ किडनी। जैसे चाहे हम बोलें कि डक्ट ऑफ ग्लैंड या फिर जो डक्ट ऑफ किडनी होता है जिसमें हम पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन सब में क्या पाया जाता है? क्यूबॉइडल टिश्यू पाया जाता है। अगर हम बात करें कोल्यूमिनार इपीथेलियल टिश्यू की तो ये पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया या फिर हमारा वेजाइनल ट्रैक्ट हो गया, इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है? कोल्यूमिनार। देखिए यहाँ पे तो केवल कोल्यूमिनार दे दिया, लेकिन अगर दिया होता कोल्यूमिनार सिलिएटेड तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, क्योंकि जो हमारा मतलब नोज है तो वहाँ पे बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो टिश्यू होता है वो कोल्यूमिनार सिलिएटेड टिश्यू होता है, क्योंकि जो सीलिया होता है, सीलिया वो क्या करता है? फॉरेन मटेरियल को अंदर जाने से रोकता है। जो भी डस्ट वगैरह हो गए उनको अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है। तो यहाँ पे कोल्यूमिनार दिया है तो हम इसको बेस्ट ऑप्शन जो है चूज करेंगे। लेकिन अगर सिलिएटेड भी होता,
सिलिएटेड कोलुमनार होता तो वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता। यहाँ पे केवल कोलुमनार है तो अभी के लिए हम इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल्यूमिनार टिश्यू। मैं आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगी, सारा बता दूंगी कहाँ से क्या क्या मतलब क्वेश्चन बनता है, क्या क्या पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल हर एक टीजीटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको एक मैपिंग करके दे दी गई, उसके बाद ऑप्शन दिया है A B C D एंड E। आपको देखना है A B C D यहाँ पे क्या क्या होंगे, और ऑप्शन में क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फेनरोगैम्स, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, फेनरोगैम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से आपको देखना है कि ऊपर क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, और ये डायग्राम पता कहाँ से उठाया गया है, क्लास 10th की NCERT से। देखो जो प्लांट होता है डू नॉट पॉजेज डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है वो क्या होता है, वो होता है हमारा एल्गी। क्या होता है, एल्गी। और एल्गी किस में आता है, थैलोफाइटा में। कहाँ पे आता है, थैलोफाइटा में। तो जो ए है हमारा वो हो जाएगा थैलोफाइटा, जो ए है वो हो जाएगा थैलोफाइटा। अब देखिए प्लांट जो कि एग्जिबिट डिफरेंशिएटेड बॉडी, उसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन होता है, यानी रूट लीव्स आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे वैस्कुलर स्ट्रक्चर अब्सेंट है, यानी कि जाइलम फ्लोएम यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। तो वो कौन होता है, वो होता है हमारा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होता। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसा प्लांट सेल जिसके पास वैस्कुलर स्ट्रक्चर तो है, लेकिन अब क्या है, उसमें डू नॉट प्रोड्यूस सीड, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करता, या फिर प्रोड्यूस सीड। अब देखो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता उसको हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। और जो सीड प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, रुको रुको रुको, एक बार देखना। ये हो गया A B C एंड D। ए हो गया हमारा थैलोफाइटा, बी हो गया ब्रायोफाइटा, सी हो गया टेरिडोफाइटा। जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता, सॉरी, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता वो हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइटा। ए बी सी, हाँ। ए हो गया हमारा थैलोफाइटा जिसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, ब्रायोफाइटा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है, टेरिडोफाइटा जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करता, फेनेरोगैम्स वो होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे है बियर नेकेड सीड, मतलब सीड तो प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, फेनेरोगैम्स। लेकिन अब यहाँ पे है कौन है जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करता है, कौन है जो फ्रूट के अंदर में सीड प्रोड्यूस करता है। जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करता है, जिसके सीड नेकेड होते हैं, वो होता है जिम्नोस्पर्म, और जिनके सीड यहाँ पे फ्रूट के अंदर होते हैं वो होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है, एंजियोस्पर्म। और यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म को भी जो है आगे क्लासीफाई किया गया है। वो क्लासीफाई होता है कि उसमें कितने कॉटलीडॉन होते हैं, उसमें कितने कॉटलीडॉन होंगे। अगर वहाँ पे 2 कॉटलीडॉन होंगे तो वो हो जाएगा हमारा डाइकाट, और अगर 1 कॉटलीडॉन होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। इस तरह से जो है प्लांट को क्लासीफाई किया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए फटाफट। जो प्लांट जिसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती वो हो गया एल्गी यानी थैलोफाइटा। प्लांट मतलब बॉडी तो डिफ्रेंशिएटेड होती है, लेकिन वहाँ पे वैस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो अब्सेंट होता है, जाइलम फ्लोएम अब्सेंट होता है, तो वो हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइट। वैस्कुलर स्ट्रक्चर तो है लेकिन वो सीड प्रोड्यूस नहीं करता, वो हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइट। सीड प्रोड्यूस करता है वो हो जाएगा हमारा फेनेरोगैम्स। अब यहाँ पे सीड प्रोड्यूस करता है लेकिन नेकेड है कि फल के अंदर है। अगर नेकेड है तो जिम्नोस्पर्म, अगर सीड जो है फल के भीतर है तो एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे अगर एंजियोस्पर्म के भीतर 2 कॉटलीडॉन है तो डाइकाट, अगर 1 कॉटलीडॉन है तो मोनोकॉट। इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आगे देखिए क्या है, ए इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज
इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स। इट सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है, विच कंटेन एंजाइम्स, जो कि एंजाइम को कंटेन करता है टू एड डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी मिक्स ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो ये सबको पता होता है पैंक्रियाज, ये हो जाएगा हमारा पैंक्रियाज। लीवर तो होगा नहीं, लीवर होगा नहीं। अब देखिए जो पैंक्रियाज होता है वो हमारा मिक्स ग्लैंड होता है, तो बोला जा रहा है इट सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करता है, विच कंटेन्स एंजाइम, जिसमें कि एंजाइम होता है टू एड डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो पैंक्रियाज होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो वो क्या हो गया हमारा पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हमारा पैंक्रियाज एंड पैंक्रियाटिक जूस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, फ्रैटर्नल ट्विंस इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड वेल। जो ट्विंस होते हैं, जो ट्विंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे क्या हो गया ट्विंस, जो ट्विंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, और एक होते हैं फ्रैटर्नल, एक होते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, यहाँ पे वो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उन्हीं को हम मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं। अब मोनोजाइगोटिक मीन्स क्या होगा कि वहां पे एक सिंगल एग ही क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। देखो आइडेंटिकल को मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं। मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिंगल एग जो है वो फर्टिलाइज होता है। वही सिंगल एग जो फर्टिलाइज हुआ है वही दो भाग में बट जाता है, और इस वजह से वहां पे आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। लेकिन जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पे दो स्पर्म के द्वारा दो एग फर्टिलाइज होते हैं, दो स्पर्म के द्वारा दो एग फर्टिलाइज होते हैं, इस वजह से इसको हम फ्रैटर्नल, ये जो है आइडेंटिकल नहीं होते हैं लेकिन ट्विंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 eggs आर फर्टिलाइज बाई 2 स्पर्म। लेकिन अगर बात करें आइडेंटिकल की तो यहाँ पे 1 egg इज फर्टिलाइज बाई 1 स्पर्म। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है आप याद रखना। ट्विंस टू टाइप्स के, आइडेंटिकल एंड फ्रैटर्नल। आइडेंटिकल में एक एग जो है एक ही स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होता है, और वही एक एग जो है वो डिवाइड करके दो भाग में बट जाता है। लेकिन फ्रैटर्नल में क्या होता है, 2 स्पर्म 2 एग को यहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 egg आर फर्टिलाइज बाई 2 स्पर्म, ये हमारा राइट आंसर होएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेल इन अ डॉग एंड एन एलिफेंट। यहाँ पे आपको बताना है एलिफेंट और डॉग से रिलेटेड सेल के बारे में। तो क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ सेल्स इन एन एलिफेंट आर लार्जर देन दैट इन अ डॉग। जो साइज ऑफ सेल है एलिफेंट में वो बड़ा होगा डॉग की अपेक्षा। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन एन एलिफेंट आर मोर देन दैट इन अ डॉग। जो एलिफेंट में सेल है, नंबर ऑफ सेल है वो ज्यादा होगा डॉग से। या फिर शेप ऑफ सेल इन एन एलिफेंट आर डिफरेंट देन दैट इन अ डॉग। या फिर वेराइटी ऑफ सेल इन एन एलिफेंट आर डिफरेंट देन दैट इन अ डॉग। अब यहाँ पे आपको सिंपली यही समझना है, जो सेल होता है उसका साइज की बात करें या शेप की बात करें या वेराइटी की बात करें, वो तो वही होता है। अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है तो वो होता है नंबर ऑफ सेल। मान लीजिए हाथी बहुत बड़ी है, डॉग बहुत छोटा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल का डिफरेंस हो सकता है। मतलब हाथी बड़ी है तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, डॉग छोटा है वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन अगर आप बात करिए साइज की तो ऐसा नहीं है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया डॉग में छोटा सा है और हाथी में बड़ा सा, ऐसा नहीं है। यानी एक पर्टिकुलर सेल की बात करें तो उसका साइज सेम ही होगा, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे कोई भी एनिमल हो। तो यहाँ पे साइज से वेराइटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे कोई भी एनिमल छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल्स का। तो इसको आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इन एन एलिफेंट आर मोर देन दैट इन अ डॉग। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप याद रखना, जो सेल होता है नंबर ऑफ सेल डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट एनिमल्स में, लेकिन साइज से वेराइटी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता, चाहे वो छोटा एनिमल हो या फिर बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रुप आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे आपको बताना है आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, बाईलेटरल सिमेट्री और यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए ये दोनों, ये क्वेश्चन आपको एनिमल किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिमेट्री वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो एनिमल किंगडम, देखो एनिमल किंगडम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो है मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब इसको देखो सिमेट्री से उठा लिए, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम से उठा लिए और आगे देखते हैं ऑप्शन। तो ये दोनों अभी के लिए सही है, मतलब जो आर्थ्रोपोडा होता है वहाँ पे बाईलेटरल सिमेट्री होती है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। आगे ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है स्पाइनी स्किन। मतलब जो आर्थ्रोपोड होते हैं बोला जा रहा है कि उसकी स्किन स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है। तो ऐसा नहीं होता है, आर्थ्रोपोड में क्या आता है, इंसेक्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पे उनमें कोई स्पाइन नहीं होता। स्पाइन किस में होता है, इकाइनोडर्म में, वहाँ सब स्काइन होता है। यानी कि जो इनका स्किन है वो स्पाइनी नहीं होता। ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें बैकबोन की तो वहाँ मतलब बोला जा रहा है कि आर्थ्रोपोडा में बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये भी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी। जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो एनेलिड होते हैं, एक याद रखना ये बहुत बार पूछा जाता है, जो एनेलिड होते हैं, एनेलिडा, तो एनेलिडा में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे होता है। एनेलिडा में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच सेट फ्रॉम द फॉलोइंग इज ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब आपको 4 सेट दिए गए हैं, कौन सा ऑड है, कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए फ्रॉग्स, टोड, सैलामेंडर, ये भी जो है एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। आप जब यहाँ पे देखेंगे फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, तो ये सारे के सारे एम्फीबिया के एग्जाम्पल हैं। यानी ये सारे क्या हैं, एम्फीबियन हैं। क्या हैं, ये एम्फीबियन हैं। और जो स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, ये क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। ये क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। और बटरफ्लाई, स्पाइडर, ये क्या हैं, आर्थ्रोपोड हैं। यानी ये एक क्या है, आर्थ्रोपोड, यानी ये इंसेक्ट हैं। और इंसेक्ट किस में आता है, आर्थ्रोपोड में। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है, फ्रॉग, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, तो थर्ड ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है, लिजर्ड जो है वो रेप्टाइल्स है, जो क्रोकोडाइल है वो भी रेप्टाइल्स है। यानी यहाँ पे रेप्टाइल्स और एम्फीबियन दोनों का मिक्सचर दे दिया। यही हमारा क्या है, ऑड है, डिफरेंट है। बाकी सब क्या है, ये एम्फीबिया है, ये रेप्टाइल है, ये आर्थ्रोपोड है। तो इस हिसाब से जो है हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्कॉर्पियन आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट। यहाँ पे स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू। अरे यार देखो, ये जो बटरफ्लाई, स्पाइडर कॉमा लगा है ना, उसके बाद ये स्कॉर्पियन भी ऊपर के ऑप्शन में होगा। यानी यहाँ पे स्कॉर्पियन भी होगा, स्कॉर्पियन। ये इस क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हमको यहाँ पे एनिमल का ग्रुप आइडेंटिफाई फाइंड करना है, दैट हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेस्पायर थ्रू गिल्स और लंग्स, ले एग्स इन वाटर। देखो क्वेश्चन क्या है कि एनिमल का ग्रुप पहचानिए जिसमें क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऑप्शन नंबर बी, रेस्पायर थ्रू गिल्स और लंग्स। ऑप्शन नंबर 3, ले एग्स ऑन वाटर। अब आप देखिए जो 3 चैम्बर हार्ट होता है वो होता है फ्रॉग में। किसमें, फ्रॉग में। यानी हम कह सकते हैं कि एम्फीबिया में, जो एम्फीबिया होता है उसमें क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट। इसी एक ऑप्शन में हमको पता चल गया जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एम्फीबिया। अब लेकिन यहाँ भी देखिए, रेस्पायर थ्रू गिल्स और लंग्स, जो एम्फीबिया होता है, जो फ्रॉग होता है, वो गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है। क्यों, जो जब वो पानी में होता है तो गिल्स के थ्रू, जब वो सरफेस पे होता है तो लंग्स के थ्रू, क्योंकि जो एम्फीबिया होता है वो लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहता है। और उसके बाद देखिए, ले एग्स इन वाटर, और ये जो एग लेइंग करता है वो वाटर पे करता है, यानी पानी में अंडे देता है। तो ये हो गया हमारा एम्फीबिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड। जब हम दो क्रॉप को, दो या दो से अधिक क्रॉप को साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, इसको ध्यान देना, सेम फील्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। जब मान लीजिए आपने दो तरह के सीड, यहाँ पे दो बीज को आपने एक में मिक्स कर लिया और उसको ऐसे ही खेत में क्या कर दिया? फैला दिया, यानी उसका कोई डेफिनिट रो नहीं बनाया, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन अगर हम बात करें डेफिनिट पैटर्न की तो वो हो जाएगा हमारा इंटरक्रॉपिंग। लेकिन अगर बात करें क्रॉप रोटेशन की तो क्रॉप रोटेशन क्या होगा? यहाँ पे सीजन के हिसाब से जो क्रॉप होगा वो चेंज होता रहेगा। मतलब ठंडी के मौसम में कुछ और हमने खेत में उगा दिया, बारिश में कुछ और, गर्मी में कुछ और, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। रोटेशन यानी सीजन के हिसाब से क्रॉप चेंज होता रहेगा, तो ये तो हो गया क्रॉप रोटेशन। अगर बात करें फील्ड फैलो की, फील्ड फैलो क्या होता है कि किसान क्या करते हैं, एक या एक से अधिक मौसम के लिए खेती नहीं करते हैं, मतलब वहां पे वो कुछ भी नहीं उगाते हैं, ताकि जो उनका खेत हो वो उपजाऊ हो सके, फर्टाइल हो सके, तो इसको हम फील्ड फैलो बोलते हैं। तो देखो क्रॉप रोटेशन आपको समझ में आ गया कि मतलब अलग अलग सीजन के हिसाब से क्रॉप को चेंज कर दो। फील्ड फैलो समझ में आ गया कि किसान जो है एक दो मौसम में कोई खेती नहीं करते हैं ताकि उनका खेत उपजाऊ हो सके। लेकिन अब देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो बीज लिया हमने, दोनों को मिक्स कर लिया और खेत में फैला दिया, कोई भी रो वगैरह नहीं बनाया। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करेंगे? दो बीज तो लेंगे, लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पे मेज ले लिया, मक्का ले लिया और इसके साथ में कोई सा भी पौधा ले लिया, तो एक लाइन में हम मक्के का बीज, एक लाइन में जो भी हमने कोई और बीज लिया उसको, फिर मक्का, फिर उसको, इस तरह से जो है पैटर्न बना देंगे, तो ये होगा हमारा इंटरक्रॉपिंग। यानी यहाँ पे डेफिनिट पैटर्न होगा, सेम फील्ड होगा लेकिन डेफिनिट पैटर्न होगा। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में कोई भी पैटर्न नहीं होगा, ऐसे ही फैला देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सब्लिमेट। सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड में चेंज नहीं होता है, लिक्विड फेज यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो सब्लिमेशन क्या है? जब सॉलिड फेज डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल कौन कौन सा होता है? कैम्फर होता है, ड्राई आइस होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। लेकिन जो अमोनियम एसीटेट होता है ये इसका एग्जाम्पल नहीं होता है। आपसे डायरेक्ट जो है पूछते हैं कि बताइए सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो वो हो गया हमारा अमोनियम एसीटेट। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे? नेप्थलीन, जो नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन की गोली आपको पता होगा, वो भी क्या होता है, वहां भी सब्लिमेशन होता है। तो नेप्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या शो करते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स थ्रू। जो ट्रांसपिरेशन होता है वो पानी के और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हेल्प तो करता है लेकिन किसके थ्रू करता है? क्रिएटिंग सक्शन, या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन, या फिर इवेपोरेशन, या फिर ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो प्रोसेस चलता है जब एब्जॉर्प्शन होता है वाटर या मिनरल का, तो वो होता है क्रिएटिंग सक्शन, यानी वहां पे वो खिंचाव होता है, मतलब खिंचाव क्रिएट करता है जिसके वजह से पानी या मिनरल ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिएटिंग सक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चूज द करेक्ट सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? देखिए क्वेश्चन जो सीक्वेंस में पूछे जाते हैं बहुत ही कॉमनली ये पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछेंगे बताइए रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है उसका यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या है, या फिर कभी आपसे पूछेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसका सीक्वेंस क्या है। तो इस तरह से ये चेंज कर करके पूछते रहते हैं। तो जब भी सीक्वेंस का क्वेश्चन आए कोई, उसको आप ध्यान से पढ़िए, या फिर टॉपिक भी पढ़िए तो उसको भी ध्यान से पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक रफली डायग्राम जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा किडनी, यहाँ से क्या निकलेगा? यूरेटर, फिर यहाँ ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। तो ये हो गया क्या? किडनी, ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरेथ्रा। तो यही आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? किडनी, किडनी यहाँ भी है और यहाँ भी है।
किडनी के बाद क्या है? यूरेटर, यूरेटर यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद क्या होगा? यूरेथ्रा। यहाँ पे पहले यूरेथ्रा दे दिया तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये यहाँ पे एरो होंगे सारे, ये ऐसे यहाँ पे मतलब एरो बना है। तो ये आप समझ जाइएगा, आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और उसके एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले क्या हो गया? किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। ये हमारा राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग आर्टरीज इन एन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज के बारे में बताना है और क्या बताना है? ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे ट्रू बताना है, क्या ट्रू है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी आर्टरी होते हैं सभी प्योर ब्लड कैरी करते हैं। तो ये तो आपको भी पता है, जो आर्टरीज होते हैं वो प्योर ब्लड तो कैरी करते हैं, लेकिन ऑल आर्टरीज नहीं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है और वो होता है हमारा पल्मोनरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इन प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसके बाद देखिए आर्टरीज हैव वॉल्स। जो वॉल्स होता है वो आर्टरी में नहीं, वो वेन्स में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आर्टरी में कोई भी वॉल्व नहीं होता। आर्टरीज हैव थिक वॉल्व, ये बिल्कुल सही है। जो आर्टरी होता है उसका वॉल्व थिक होता है, और जो आर्टरी होता है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अब देखिए यहाँ लिखा है आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन। तो सही है, मतलब हार्ट से दूर लेके जाता है अदर ऑर्गन्स के पास। तो इसको हम कैसे याद करते हैं? जो आर्टरी है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी आर्टरी क्या करती है? हार्ट से अवे जो है ब्लड को लेके जाती है। तो हार्ट से अदर ऑर्गन, यानी हार्ट से दूर लेके जा रही ना, तभी तो सभी ऑर्गन के पास जा रही। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सी एंड डी। सी एंड डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ए एंड बी क्या है? इनकरेक्ट है, फॉल्स है, क्योंकि आर्टरी जो है कैरी करती है प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी जो है उसका एक्सेप्शन है। आर्टरी में कोई भी वॉल्स नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग करेक्टली। यहाँ पे आपको इसको मैच करना है। तो देखिए ये प्लांट फिजियोलॉजी में जब आप ग्रोथ पढ़ते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जहाँ पे उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो जितने भी फंक्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हार्मोन का जो फंक्शन है उससे रिपीटेडली क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के वजह से मूवमेंट ऑफ सूट। अब देखिए यहाँ सब कोई लॉजिक नहीं होता कि ऐसा क्यों है, वो तो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब इसका इसका ये फंक्शन होता है। तो यहाँ समझाने की कोई चीज़ है ही नहीं, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम। आप देखेंगे जैसे शुगर केन हो गया या मेज हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, उस पर जब हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो उसका जो स्टेम होता है खूब लंबे लंबे से हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मान लो हमको गन्ने की खेती करनी है, तो हम सोचेंगे हमारा जो हम गन्ने की खेती कर रहे हैं वो खूब लंबे लंबे गन्ने हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो इस वजह से उस पर जो छिड़काव किया जाता है वो होता है जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन का छिड़काव क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड, देखिए जो प्लांट हार्मोन होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है वहां पे आता है हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। लेकिन जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है वहां पे आता है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। ये उल्टा काम करता है, तो ये हो जाएगा इनहिबिट ग्रोथ। तो इसको मैच कर लीजिए। ए में 4 एक ही ऑप्शन में है, हो गया हमारा काम बढ़िया। बी में 1 हो गया, सी में 2 हो गया, डी में 3 हो गया। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्लांट, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल प्लांट में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एनिमल में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि आपको पता है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं पोरीफेरा का, जहाँ पे जिम्यूल बनता है, तो वो भी तो एक प्रकार का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये किसने बोला कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल प्लांट में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों में ही होता है। सॉरी, एंजियोस्पर्म्स रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बिल्कुल सही है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमारा सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बाईसेक्सुअल फ्लावर, फिर से इसने गलत बोला। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल बाईसेक्सुअल नहीं, यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल दोनों टाइप के ही फ्लावर्स में पाया जा सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन यूनिसेलुलर, तो ये भी गलत है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि आप देखिए फंजाई, फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर। मान लीजिए उसमें से एक एक्सेप्शन है, मतलब ईस्ट जो है वो एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी बाकी के जो फंजाई हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर। उसके बावजूद भी वहां पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल यूनिसेलुलर में होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर दोनों में ही पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एज वेल एज बाईसेक्सुअल फ्लावर दोनों में ही पाया जाता है। और जो एंजियोस्पर्म होता है सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन को शो करता है। ये हमारा राइट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा जो बी ऑप्शन है यही जो है वो करेक्ट होएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, कौन सा इसमें से, अरे ये एनिमल नहीं है, यूनिसेलुलर एनिमल इसके आगे था, यहाँ होगा यूनिसेलुलर एनिमल। कैसे कैसे टाइमिंग हुआ है, कोई नहीं। देखो स्टेटमेंट ए क्या है, वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड। यहाँ पे क्या है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे वेरिएशन जो होता है वो इनहेरिट होता है, तो बिल्कुल सही है। चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कास्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर आर नॉट इनहेरिटेबल। क्या बोला जा रहा है, जो चेंज होता है नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर और नॉट इनहेरिटेबल, तो ये भी सही है। देखो जो रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन होता है वो इनहेरिट होता है, लेकिन जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से चेंज होता है वो इनहेरिट नहीं होता, यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज ट्रू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A piece of wire of resistance R1 is cut into 4 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R2, then the ratio of, ये क्या है, R1 by R2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे R1 by R2 का रेशियो बताना है। आपसे क्या बोला जा रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R1, उसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R2। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, इस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो R इक्विवेलेंट कितना दिया है R2, मतलब R इक्विवेलेंट की जगह R2 लिखेंगे। उसके बाद R1 है, वायर जो है उसका रेजिस्टेंस R1 है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यानी 4 बाई R1 प्लस 4 बाई R1 प्लस 4 बाई R1, उसी R1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो ये हो गया 4 बाई R1 4 बाई R1 4 बाई R1 4 बाई R1। अब यहाँ पे देखिए इस मतलब ये डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई R2 इक्वल टू 4 4 8 4 12 4 16 16 बाई R1, इसको हम डायरेक्ट इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए ये जो R1 है वो ऊपर जाएगा, ये R1 इधर जाएगा, तो ये R1 इधर आ गया और इसको हम कट कर दिए, तो R1 बाई R2 कितना आ गया 16, R1 बाई R2 इक्वल टू कितना आ गया
16, कितना आ गया 16, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एल्कलाइन KMnO4 यील्ड्स। जो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, C2H5OH, चाहे इसको आप लिख लीजिए CH3CH2OH, इस तरह से जो है लिख सकते हैं। बोला जा रहा है जब हम इसको हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ में क्या करवा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या यील्ड होगा। तो ये तो हम पिछले भी वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। जब इथेनॉल को हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे एसिड बना देगा CH3COOH, चाहे इसको बोलिए एस्टिक एसिड या फिर बोलिए इथेनोइक एसिड, यानी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, एसिड। और यहाँ पे कौन सा एसिड बनेगा, CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनोइक एसिड। इसके अलावा इथेन, इथाइन, इथीन ये कुछ नहीं होगा, ये सब तो हाइड्रोकार्बन हो गए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू फॉर एलॉय। एलॉय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल, मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब चाहे मेटल या मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो एलॉय होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया हुआ है। जो एलॉय होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जहाँ पे दो मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल को मिक्स किया जाता है। तो ये हमारा सही है। उसके बाद देखिए, दीज आर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन प्योर मेटल, देन प्योर मेटल बोल दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। बोला जा रहा है दीज आर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन प्योर मेटल, तो ये फॉल्स है। दीज आर ऑलवेज हार्डर देन प्योर मेटल, ये भी जो है फॉल्स है। ये हमेशा जो है प्योर मेटल से हार्ड नहीं होता। एलॉय आर मेड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन रिएक्टिंग इट विथ अदर एलिमेंट, ये भी यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो जो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा ए ओनली। यहाँ पे केवल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो एलॉय के बारे में क्या सही है कि एलॉय जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मेटल मेटल का या फिर मेटल नॉन मेटल का। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, देखो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है बैक्टीरिया के थ्रू, मीसल्स क्या होता है खसरा वायरस के थ्रू, न्यूमोनिया क्या होता है बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वायरस भी आ गया। उसके बाद देखिए, मीजल्स वायरस के थ्रू, चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू, एड्स वायरस के थ्रू, ये तो सारा वायरल डिजीज हो गया। उसके बाद देखिए, हेपेटाइटिस, मीजल्स, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज हो गया, लेकिन हेपेटाइटिस, मीजल्स क्या हो गया, वायरल डिजीज। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और टाइफॉइड, ये क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, ये क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज, PTT, ये हो गया हमारा बैक्टीरियल डिजीज। आगे देखिए क्या है, इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस इन, जो मतलब ह्यूमन में फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, किस पार्ट में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में या फिर सर्विक्स में। तो कुछ इस तरह से जो है, ये हो गया यूट्रस, ये हो गया हमारा यूट्रस, ये हो गया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया इन्फंडिबुलम। तो देखो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एम्पुला, और ये इसको मिला के हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी रीजन में होता है, मतलब ये थोड़ा स्वेल, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, तो यहाँ पे अच्छी स्पेस मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे बोलें ओवरी में, ओवरी इसी से अटैच होती है, तो ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ओवरी से तो एग रिलीज होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है और वो आता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस में, यूट्रस तो ये है, क्या यूट्रस में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं। सर्विक्स में होता, नहीं, सर्विक्स तो यहाँ पे होता है।
तो सर्विक्स में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना, फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन, जो इवापोरेशन का रेट होता है वो क्या होता है? इंक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, डिक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमिडिटी, मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ ह्यूमिडिटी। देखो जो इवापोरेशन और ह्यूमिडिटी का रिलेशन होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है वो ह्यूमिडिटी के साथ में क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। यानी रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज विथ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के साथ में क्या करता है? डिक्रीज करता है। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल दिया गया है उसमें गैप्स को फिल करना है। देखते हैं क्या टेबल है। ये है, देखो ये भी आपको 9th या 10th क्लास में मिल जाएगा। उस टेबल से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी देखो जब कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी में ये टेबल दिया गया है, क्या उस टेबल को हमें याद करना है या नहीं याद करना है? तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि प्रीवियस ईयर में टेबल से भी उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उस टेबल को थोड़ा सा उन्होंने कट कर लिया और बोल दिए कि बताओ यहाँ पे क्या सही क्या रॉन्ग। तो देखो लिक्विड लिक्विड, जब लिक्विड लिक्विड मिलते हैं तो यहाँ पे बनता है इमल्सन। क्या बनता है? इमल्सन। जस्ट अ सेकेंड, क्या बनता है? इमल्सन। और इमल्सन का एग्जाम्पल क्या होता है? मिल्क। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इमल्सन। इमल्सन यहाँ भी है, यहाँ भी। अब देखो बी में गैस यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी यहाँ पे क्या होगा? गैस। जब गैस और सॉलिड मिलता है तो क्या बनता है? फोम। क्या बनता है? फोम। ये मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया हुआ था जब मैंने आपको केवीएस टीजीटी के लिए पढ़ाया था। तो गैस और सॉलिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है? फोम। क्या बनता है? फोम। फोम देखो यहाँ भी है, यहाँ भी। आगे बढ़ते हैं। अब डी में देखो जेल कब बनता है? जेल। जेल कब बनता है? जब लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जेल। यानी डी में क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ई में देखो क्या होगा, यानी जेल का एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रास या फिर बटर। तो जेल का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा बटर। क्या होगा? बटर। यानी इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा। ये बहुत ही इजी है, आपको बस टेबल याद हो और ये बताओ लिक्विड लिक्विड मिलके इमल्सन बनाते हैं, इमल्सन का एग्जाम्पल मिल्क होता है। गैस सॉलिड मिलके फोम बनाते हैं, फोम का एग्जाम्पल स्पॉन्ज होता है। लिक्विड सॉलिड मिलके जेल बनाते हैं, जेल का एग्जाम्पल बटर होता है। वहाँ पे एग्जाम्पल और ये टाइप ऑफ कोलाइड, डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्स फेज, ये सब कुछ जो है इसी तरह से सेम टू सेम टेबल वहाँ बना है। बुक में आप एनसीईआरटी में देख लेना। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 8 एंड एलिमेंट वाई हैज एटॉमिक नंबर 15। इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अरे यार, इज करेक्ट रिगार्डिंग वैलेंसी ऑफ एक्स एंड वाई। दोनों का आपको वैलेंसी बताना है। एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर है 8। एक एलिमेंट है 15, इसका एटॉमिक नंबर, अरे एक एलिमेंट है वाई, इसका एटॉमिक नंबर है 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। मैंने आपको कल भी वैलेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था। सॉरी, ये हो गया 2 और 6, 6 तो 8 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो इसके पास तो 6 हैं, यानी इसको अभी 2 की जरूरत है। यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। वैलेंसी ऑफ एक्स इज 2, वैलेंसी ऑफ एक्स इज 2, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए वाई का क्या होगा। 15 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 8 to 10 और यहाँ पे 5। अब देखिए इसके पास 5 है। अब या तो इसको 3 मिल जाए तब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 5 निकाल दें तब यहाँ पे कितना आएगा? 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो ये 5 निकालेगा या तो 3 लेगा, तब इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो वाई है, जो हमारा एलिमेंट वाई है, उसका वैलेंसी क्या हो सकता है? 5 या 3। देखो यहाँ 3 ओनली नहीं होगा, अगर दोनों ऑप्शन है हमारे पास तो हम इसी पे जाएंगे कि जो वाई है वो या तो 3 ले लेगा या तो 5 दे देगा। अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए या तो वो 3 ले लेगा या तो 5 दे देगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो वाई है उसकी वैलेंसी 3 या 5 यहाँ पे हो जाएगी।
नेक्स्ट देखिए क्या होगा, इन आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज सेम, यानी न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये जो है यहाँ पे सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, ये यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबार, आइसोटोप, ये सब मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, तो फिर ये तो अब आपके लिए इजी हो गया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन, ए इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। अब आप सोचिए मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, यानी या तो ये सही होगा या तो ये। अब देखिए, पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स, बी एंड सी सीक्रेट हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ए, मतलब बी और सी दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जब उनको ऑर्डर मिलता है ए से, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलता है तो दो हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं, वो है हमारा ओवरी एंड टेस्टिस, ओवरी एंड टेस्टिस। ए ऑल्सो सीक्रेट, और ए आल्सो सीक्रेट, ए और क्या सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 29 नवंबर 2022 के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं, 28 नवंबर 2022 के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये दोनों पेपर को हम पूरी तरह से साइंस में आए हुए हर एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पे 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एनवीएस का पेपर जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमको आगे कौन से टीजीटी एग्जाम का सॉल्यूशन लेके आना है। तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।